हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पॉलिटी की घटना चक्र की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शासन प्रणाली में जो क्वेश्चन रह गया था, लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास और बचा रह गया था। इसको कंप्लीट करते हैं और साथ साथ राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिया हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। 41वां क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है। कारण है, भारत एक संघीय राज्य नहीं है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाए, क्योंकि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। तो इसमें जो एकहरी नागरिकता है ये संघीय लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। एकात्मक तत्व कौन कौन से है, देखिए ऑप्शन में है लिखित संविधान, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट। एकात्मक लक्षण में आ जाएगा आपका राज्यपाल की नियुक्ति, ये एकात्मक हो जाएगा। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये हो जाएगा एकात्मक। और संवैधानिक संकट आपातकाल, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। आपको ये बताना इनमें से कौन सा एकात्मक तत्व है। ऑप्शन में है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो ये एकात्मक तत्व नहीं हो जाएगा, ये संघीय लक्षण हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, ये हो जाएगा। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी हो जाएगा। न्यायिक पुनर्लोकन, ये तो नहीं होगा। और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो जरूर होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 5। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, एकात्मक झुकाव का इसमें सशक्त मिश्रण है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि दोनों संघ और राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है, तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है कि विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के साथ विभाजित कर दी गई हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ 1 और 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले, ये भी क्वेश्चन है। तो कथन है कि भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। कारण है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, ये सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन कार्य वाले, ये भी क्वेश्चन है। कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी जी ने और जयप्रकाश नारायण, ये 2 लोग थे जो दल विहीन प्रजातंत्र प्रस्तावित किए थे। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन, ये भी एक कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। इसमें दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाला क्वेश्चन है भी। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली के तत्व समाहित हैं। इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाला क्वेश्चन है भी। कथन है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है, भारत में लोकतंत्र अधिक
आत्म सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा। इसमें दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। दूसरा है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। तीसरा है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। और चौथा है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। देखिए इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रणाली है। तीसरा है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली। और चौथा है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। तो इसमें सिर्फ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ द्वारा राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो देखिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये भी है। तीसरा है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। चौथा है, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका के लिए है, न कि भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाले क्वेश्चन है। कथन है, भारतीय संघवाद व्यवस्था को अर्थसंघात्मक कहा जाता है। कारण है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। इसमें दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कार्य वाला क्वेश्चन है। कारण है कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, सही है। और अगला है कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो इसलिए इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये है संघीय किंतु भावनात्मक में एकात्मक। अगला है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ये कहा था जी ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कथन है केसी वियर का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के विषय में निम्न कथनों में किसका है बताना है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये है केसी वियर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? ये है अंबेडकर जी का कथन। अगला है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? ये कहा है हर्बर्ट साइमन ने। अगला क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ये होता है कि यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो ये हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? तो ये है हेनरी फेयोल। अगला क्वेश्चन है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा, ये कथन है डब्ल्यू.बी. डॉनहम का। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान ही एक व्यक्ति में निहित हो, यही सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो देखिए ऑप्शन में शक्तियों का परिसीमन, ये हो जाएगा। दूसरा है विधि के समक्ष समता, ये भी हो जाएगा। तीसरा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत हो जाएगा। चौथा है कि स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संवैधानिक सरकार वह है, पहला है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही संवैधानिक सरकार है।
अगला क्वेश्चन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है क्योंकि वो संविधान के दायरे में रह के शासन करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं को पूर्णतः विकसित करने के अवसर। अगला क्वेश्चन है, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच कौन सी विशेषता समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भारत में केंद्र के पास है और अमेरिका में राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि भारत में केंद्र के पास है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वेटो की शक्ति, ये दोनों के पास है। उच्च सदन में कुछ सदस्यों का मनोनयन, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल 3 सही, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? ये किया था नागरिक केंद्रित शासन का केंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? तो ऑप्शन में देखिए, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल सेवाएं। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ये सही हो जाएगा 1980 के दशक में। अब हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन। जो भी घटना चक्र दिया हुआ उसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा नहीं है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1950 में। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और गाने का जो है वो 52 सेकंड है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 52 सेकंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था, ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया और सारनाथ स्थित अशोक सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, तो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तीलियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4, ये भी गलत हो जाएगा, 3:2 है और 21 की जगह पे 24 तीलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ये न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की संख्या कुल कितनी है? तो यह है 24। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है और दूसरा है, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर की शक संवत पर आधारित है, 365 चैत्र के महीने से स्टार्ट होता है। इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे संघ और उसका राज क्षेत्र। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।